जय हिंद फ्रेंड्स। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में आज थर्ड सीरीज लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सीरीज में 2018 के क्वेश्चन पेपर के इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन किया गया है और यह बीएचयू बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द, मौद्रिक नीति घोषित की जाती है। तो the monetary policy is announced by the governor of RBI. Monetary policy, which is also called credit control policy, that is the policy of RBI. RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह देश की मौद्रिक नीति के द्वारा देश के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमी में मनी या क्रेडिट मीन्स लोन के फ्लो को कंट्रोल करता है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं। और इस क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट कहलाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और जो बाकी ऑप्शन है उसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ capital market and it was set up in 1988 and SEBI was given statutory and regulatory authority in 1992 and presently Ajay Tyagi is the chairman of SEBI and SEBI has three functions: regulatory functions, protective functions and development functions. तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस चीज का संगठन है? तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो ट्रेड यूनियन होते हैं वह वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि वर्कर्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वर्कर के राइट्स के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर से लड़ाई लड़ते हैं। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस वर्कर्स का एक एसोसिएशन है, वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में बना था। ट्रेड यूनियन जो भी होते हैं वो वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इंडिया में जो पहला ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है अभी, वह है AITUC। The oldest trade union in India at right now is AITUC, All India Trade Union Congress. All India Trade Union Congress is the oldest trade union in India at present. वह 1920 में आया था। और ये जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये 1949 में आया। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटरी एनवायरमेंट इंक्लूड्स। रेगुलेटरी एनवायरमेंट क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है रेगुलेटरी एनवायरमेंट, ये बिजनेस एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। और बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी आर कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनको बिजनेस एनवायरमेंट में रखते हैं। और बिजनेस एनवायरमेंट के 5 डायमेंशंस हैं। There are 5 dimensions of business environment: economic, social, political, technological and legal or regulatory. There are 5 dimensions of business environment. First one is economic, second one is social, third one is political, fourth one is technological and fifth one is legal or regulatory. तो ये जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट में क्या आता है? तो रेगुलेटरी एनवायरमेंट में ऑप्शंस में दिया है फंडामेंटल राइट, फंड, कैपिटल और सोसाइटी। तो जो फंडामेंटल राइट है वो रेगुलेटरी एनवायरमेंट में आएगा। फंड और कैपिटल ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट में आएंगे, सोसाइटी सोशल एनवायरमेंट में आएगा। तो रेगुलेटरी एनवायरमेंट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंडिया में कौन जुड़ा रहा? तो पहले तो ये समझना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन है, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन है, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच का रिलेशन है, ये सब मिला करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। मैं रिपीट करता हूं
किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच का रिलेशन, ये सब मिलाकर के इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए एक बड़े नाम है वीबी गिरी। वीबी गिरी का नाम आप सब जानते हैं, हमारे देश के ये 4th प्रेसिडेंट रहे, और 4th प्रेसिडेंट रहने से पहले ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और उसके पहले ये हमारे लेबर मिनिस्टर थे। और एज लेबर मिनिस्टर इन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत सारे काम किए, और श्रमिकों के लिए काम किया, और इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन पर काम किया, इसलिए वीवी गिरी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। आप ये जो वर्गीस कुरियन ऑप्शन दिया है, बाकी ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्गीस कुरियन जो दिया है, इनको आप सब जानते हैं कि वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इन्होंने अमूल की स्थापना की। अमूल जो दूध की कंपनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या अमूल कंपनी की स्थापना वर्गीस कुरियन ने की। जो गाडगिल है, गाडगिल फार्मूला जो है वो जुड़ा हुआ है सेंटर से स्टेट के बीच में जो पैसे का ट्रांसफर होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो गाडगिल भी इसका आंसर नहीं है। और ये जो ऑप्शन दिया है विनोबा भावे, इनका नाम भी आप सब सुने होंगे, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे और भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ही हैड स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, जिसमें कि अमीरों से बहुत ज्यादा जमींदार, जो बड़े जमींदार थे, उनसे जमीन लेकर के ये गरीबों को देते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन 4 ऑप्शंस में से जो 2 ऑप्शन है वर्गीस कुरियन और विनोबा भावे, इन दोनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन, कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान निहित है। तो किसमें निहित है? तो जब भी हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है, तो हेल्थ और सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्ट बनाती है। समय समय पर फैक्ट्रीज एक्ट आते हैं जो कि एम्प्लॉइज के हेल्थ और सेफ्टी के लिए तैयार किए जाते हैं। जबकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, यह इंडस्ट्रियल रिलेशन के काम आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताएं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच एटसेट्रा रिलेशनशिप बताता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा है, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो एम्प्लॉइज के हेल्थ और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। इसके सारे प्रोविजन, एम्प्लॉइज के हेल्थ और सेफ्टी के सभी प्रोविजंस फैक्ट्रीज एक्ट में जुड़े हुए हैं। जो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, यह भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा है। और लास्ट जो ऑप्शन दिया है एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट 1923, इसको वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 भी कहते हैं। यह एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन से जुड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, या एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है काम करते समय ही फैक्ट्री में, तो उसको कितना कंपेंसेशन मिलेगा, उसका जब इंजरी हुई तो उस इंजरी के लिए कितना उसको कंपेंसेशन मिलेगा, इस बात का चर्चा की गई है एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट 1923 में। तो द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. Now next question number 21. What is the method used to determine wage differentials? Wage differentials के लिए किस मेथड या किस विधि का प्रयोग होता है? तो पहले तो समझ ले कि वेज डिफरेंशियल क्या होता है। तो एक ही फैक्ट्री में अलग अलग स्किल वाले वर्कर की अलग अलग सैलरी होती है। डिफरेंट सैलरी फॉर द डिफरेंट वर्कर्स इन ए सेम फैक्ट्री इन ए सेम इंडस्ट्री इज कॉल्ड वेज डिफरेंशियल। और ये जो वेज डिफरेंशियल अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग स्किल होने की वजह से अलग अलग जो वेज या सैलरी दी जाती है, यह किस पर बेस्ड है? तो यह जॉब इवेल्युएशन पर बेस्ड है। जॉब इवेल्युएशन के बेस पर ही जो है कि कर्मचारियों को किसको कितना सैलरी ज्यादा या कम मिलेगी ये तय किया जाता है। और ये जॉब इवेल्युएशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि रीजनेबल वेज डिफरेंशियल हो, बहुत ज्यादा वेज डिफरेंशियल नहीं हो।
अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान सा प्रश्न। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन इंडिया वाज पास्ड इन, भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है ये कब आया? तो इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में आया। देश में तेजी से डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जस्ट आजादी के बाद ही कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, और देश में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई वो 1948 में आई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 1948 में आई। और उसके बाद जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वह 1956 में आई। और सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जनरली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कहते हैं, जबकि जो सबसे लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वह 1991 की है। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, और वह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी भी कहते हैं, और एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो 1991 में आई, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 which of the industries are reserved for public sector? अभी मैंने आपको बताया था कि 1991 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जिसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन किया गया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, लेकिन अभी भी दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, और उस दो सेक्टर में पहला है रेलवे और दूसरा होता है एटॉमिक एनर्जी। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है वह है रेलवे। रेलवे का मेजर हिस्सा अभी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वाज इनिशिएटेड इन, हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी महालनोबिस मॉडल कब शुरू हुई? तो पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि हमारे देश में आजादी के बाद तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। कौन सा कॉन्सेप्ट? 5 ईयर प्लान। और इस 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने रसिया से लिया था। किस कंट्री से लिया था? रसिया से लिया था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुई, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुई थी 1951 में, और वो गई थी 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को बेस बनाया गया था, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ 2 इकोनॉमिस्ट, हैरड एंड डोमर। मैं रिपीट करता हूं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वह हैरड और डोमर नाम के 2 इकोनॉमिस्ट के मॉडल पर बेस्ड था, जबकि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी वह महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड थी, और महालनोबिस के मॉडल पर फोकस किस पर किया गया था? हैवी इंडस्ट्रीज पर। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्रीज थ्रू द महालनोबिस मॉडल। और ये महालनोबिस कौन है? तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस भारत में स्टैटिस्टिक्स के फादर कहे जाते हैं। पीसी महालनोबिस इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, और उनका जो बर्थडे है 29 जून, उसको स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज सेकेंड 5 ईयर प्लान में आई थी, महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वाज एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया? अब इसको भी समझ लीजिए कि फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आप सब जानते हैं कि हम अपने देश में चाहते हैं कि अधिक से अधिक फॉरेन एक्सचेंज आए, हमारा अधिक से अधिक एक्सपोर्ट बढ़े। अधिक से अधिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमको अधिक से अधिक फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, अधिक से अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तब भी हमको ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो पहला कानून था वह फेरा था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में आया था। लेकिन उस एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो, विदेशों से फॉरेन एक्सचेंज उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा था। तो 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया और यह रिप्लेस किया फेरा को। फेमा केम इनटू 1999 and it replaced FERA
which had started in 1973। और ये फेमा आया तो 1999 में, लेकिन इसने काम शुरू किया 2000 से। फेमा started to be working from the year 2000। Now next question, question number 26। साफ्टा इज रिलेटेड टू, साफ्टा किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो जो साफ्टा है इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। तो साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यह जो साफ्टा है यह सार्क से जुड़ा हुआ है। साफ्टा इज रिलेटेड टू सार्क। अब सार्क क्या है? तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यह जो सार्क है यह साउथ एशिया के 8 कंट्रीज का एक रीजनल ग्रुपिंग है, एक रीजनल ब्लॉक है। और ये 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ये जो 8 कंट्रीज हैं ये सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं। और ये सार्क कंट्रीज आपस में बिना किसी अधिक से अधिक टैरिफ को हटा करके, कम से कम टैरिफ लगा करके एक तरह से फ्री ट्रेड करने के लिए साफ्टा शुरू किए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया और फिर वो साफ्टा एक एरिया बन गया, मतलब उस एरिया में जो ट्रेड होगा वह फ्री ट्रेड होगा। और सार्क आया था 1985 में, सार्क केम इनटू 1985 while SAFTA came into 2004। सार्क 1985 में आया था। सार्क is a regional bloc of 8 South Asian countries and its headquarter is located at Kathmandu, while SAFTA is the free trade agreement between the SARC countries। Now next question, question number 27। The trade theory of absolute advantage was developed by, ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया था? तो देखिए ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। और एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो ट्रेड थ्योरी है वह एडम स्मिथ की है। पूर्ण लाभदायकता या एब्सोल्यूट एडवांटेज की ट्रेड थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। जबकि हैबर्लर जो है, हैबर्लर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया था। हैबर्लर had given opportunity cost theory of international trade। और जो डेविड रिकार्डो हैं इन्होंने comparative cost theory of international trade दिया। डेविड रिकार्डो had given comparative cost theory of international trade। और जो अल्फ्रेड मार्शल हैं इनका इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वह है ऑफर कर्व का। इन्होंने ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड में लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। When the per capita income is maximum, the population is। आप सब जानते हैं कि per capita income equal to national income of the country upon population। national income of the country upon population से per capita income निकालते हैं। और जब per capita income maximum होगा तो जो population होगी वो optimum population होगी। जब per capita income maximum है तो population क्या होगी? optimum population होगी। इसके अलावा यदि पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन, यदि पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन है, मतलब कि जितना चाहिए उससे कम है या जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो जो पर कैपिटा इनकम होगी वो मैक्सिमम से कम होगी। तो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन एंड इट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इज ऑप्टिमम लेवल, एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। जब पॉपुलेशन ऑप्टिमम लेवल से कम होगा या ज्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी मैक्सिमम से कम होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? गोल्डन रिवॉल्यूशन किस चीज से जुड़ा है? तो ये इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वह हार्टिकल्चर जिसमें कि फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, मेडिसिनल प्लांट आते हैं, उससे जुड़ा हुआ है गोल्डन रिवॉल्यूशन। जबकि जो ऑयल सीड है उससे तो येलो रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, HDR इज ए। HDR क्या है? तो HDR इज, क्वेश्चन में है, ए लायबिलिटी, ए पेपर गोल्ड, एन एसेट, एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि HDR क्या होता है। तो HDR का फुल फॉर्म है
स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और यह इसका यूज IMF के द्वारा होता है। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जो IMF है यह कंट्रीज को उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए लोन देता है। IMF gives loan to countries for correcting their disequilibrium in balance of payment। और IMF करेंसी का जो फॉर्म यूज करता है, IMF जिसको मनी के रूप में यूज करता है वही कहलाता है SDR। SDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये SDR जो है यह एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। किसका यूनिट ऑफ अकाउंट है? तो IMF का यूनिट ऑफ अकाउंट है। और इस SDR को कॉमनली पेपर गोल्ड भी कहते हैं। SDR इज कॉमनली कॉल्ड पेपर गोल्ड, लेकिन SDR पेपर गोल्ड है नहीं, इट इज कॉल्ड पेपर गोल्ड। यह जो है एक एसेट है, दिस इज एन एसेट फॉर द IMF। और IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यह कंट्रीज को उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए लोन देता है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो IMF है इसके 189 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसकी 27 दिसंबर 1945 को यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये 15 क्वेश्चंस कहने के लिए हैं, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस का आंसर हमने बात किया है लगभग। तो इसलिए बार बार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।